मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 25 दिन बचे हैं बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम में। तो आइए हम इस लेक्चर के मदद से पूरे बिहार स्पेशल को एक बार अच्छे से निचोड़ के ख़त्म करते हैं। इसमें मेनली जो है मैं ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को कवर करूँगा। जो छोटे मोटे टॉपिक, इसके अलावा इकोनॉमिक्स और जो बिहार पॉलिटी है वो एकदम छोटा सा है, वो 1 पेज का पीडीएफ टाइप होगा, तो वो मैं अपलोड कर दूँगा। तो आप इसको देख लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में बहुत अच्छे से बिहार का हिस्ट्री मेंशन है, तो उसको अच्छे से देखना है। और बिहार की नदियाँ मेंशन है, वाटरफॉल, ये सब जो भी है, तो पूछा जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद यहीं से है। ठीक है, तो आइए बिहार स्पेशल को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे से एक बार सुन लीजिए। मैंने ये एडुटेरिया का जो ये तथ्य संग्रह लगाया, क्योंकि इसमें से बहुत हद तक जो है वो फैक्ट्स लिए गए हैं, और बाकी कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन के फॉर्म में जो है वो केबीसी नैनो से भी उठाए गए हैं। तो आप दोनों का ये कंबाइंड है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से या फिर एंशियंट हिस्ट्री से या फिर ज्योग्राफी से कुछ भी बाहर जाएगा। अगर वो कुछ ऐसा बाहर जाता है तो फिर वो किसी से नहीं होगा। तो आइए ताबड़तोड़ तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बिहार के ज्योग्राफी को 3 डिवीजन में करते हैं: माउंटेनियस, प्लेन्स और प्लेट्यू। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्लेट्यू से, जो कि धारवाड़ और विंध्यान से। फिर उसके बाद ये प्लेन से तो नॉर्थ गंगा, साउथ गंगा, जो कि 95% जो है इसको कवर करता है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले उसमें चलते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सोमेश्वर रेंज कहाँ पे है, तो इंडो नेपाल में। सोमेश्वर रेंज से कौन निकलती है, तो बूढ़ी गंडक निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो दोआब है, ठीक है, नॉर्थ गंगा दोआब, इसके अंतर्गत कौन सा आता है? घाघरा, गंडक, गंडक कोसी और कोसी महानंदा। साउथ गंगा में गंगा, सोन, मगध प्लेन, अंगा प्लेन। तो इसमें से देखिए अभी तक जो पूछा, आपको ये कैसे याद रखना है, तो एक चीज़ याद रखना है कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहेगी, ठीक है, और एक होगा कि साउथ से नॉर्थ की तरफ बहेंगी। तो वही हो गया, जो नॉर्थ की तरफ बहेंगी तो नॉर्थ फ्लोइंग, जो साउथ की तरफ बहेंगी तो साउथ फ्लोइंग। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। अब प्लेट्यू में पूछा जाएगा तो धारवाड़ जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, ठीक है, टर्शियरी का एग्जांपल हर जगह पूछा जाता है। तो पश्चिम चंपारण, जो वेस्ट चंपारण, किसका एग्जांपल है? तो टर्शियरी का। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन पूछा जाता है वो पूछा जाता है धारवाड़ का। तो धारवाड़ का याद रखना, कैसे याद रखेगा? मन मेरा राजस्थान में है, मन मेरा राजस्थान में। एम से मुंगेर, एन से नवादा, आर मतलब याद रखिएगा, आर से क्या होगा? रोहतास नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आर से राजगीर है, रोहतास आ जाएगा विंध्यन में। तो मन मेरा राजस्थान में है, तो मन मतलब एम फॉर मुंगेर, एन फॉर नवादा, आर मतलब राजगीर और जे मतलब जमुई। ठीक है, उसके बाद आगे आइए। क्लाइमेट में अगर देखिएगा तो बिहार का जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये क्वेश्चन अभी एएसओ में पूछा गया था। ठीक है, कोपेन ने जो है नॉर्थ बिहार को CWG में बांटा है, साउथ बिहार को AW में। एवरेज रेनफॉल बिहार का 112 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इसको जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन के तहत 3 जोन में बांटा गया, और 3 जोन को भी 3A 3B में। तो जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट, जोन 2 8 डिस्ट्रिक्ट, जोन 3A में 6 और जोन 3B में 11। अब इसमें से आपको याद क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट कि जोन 1 में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं 13। एक क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा कि जोन 1 में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में? तो जोन 1। फिर शुगर कैन, व्हीट, अरहर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो जोन 1। फिर जोन 2 में जो है वो जूट टी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो जोन 2 में। और तीसरा ये पूछा जा सकता है कि हमारा कैपिटल जो है पटना, वो किस में है? तो जोन 3B में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो बिहार है, बिहार को बीच से कौन काटती है? तो गंगा नदी। गंगा नदी के ऊपर क्या है? तो पहाड़ है, नीचे क्या है? प्लेट्यू है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पूछा भी जाएगा कि बिहार स्टेट को जो है बीच से कौन डिवाइड करता है? तो क्या बोलिएगा? गंगा नदी। अब 2 टाइप की होती है, आपको पता है, हिमालयन और प्लेट्यू। हिमालयन क्या होती है? जो पूरे साल बहती है। ठीक है, उसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ईस्ट डायरेक्टेड होती है, वो फ्लड काउज करती है, जैसे गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, कमला, घाघरा, बागमती। और जो प्लेट्यू रिवर है साउथ से नॉर्थ बहती है, छोटा छोटा डेल्टा बनाती है, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज़्यादा वो ये पूछे गए, फाल्गु किस किस से मिलती है? तो निरंजना प्लस मोहना। ठीक है, फतुहा के पास जो है फल्गु गंगा से मिलती है। गंगा का क्या लेंथ है? 445 किलोमीटर। ये 12 डिस्ट्रिक्ट बिहार से होके गुजरती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। ठीक है, फिर घाघरा, घाघरा को सरयू कहते हैं यूपी में। तो घाघरा ऐसी नदी है जो कि बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। टोटल 3 नदी बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है, उसमें से आपको बताना है कौन सा। एक मैं बताता हूँ घाघरा, दूसरा बताता हूँ कर्मनासा, तीसरा आपको बताना है। गंडक को नारायणी कहा जाता है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर रेंज से। इसकी ट्रिब्यूटरी है मसान, बालोर, त्योर। ठीक है, बागमती कहाँ से निकलती है? सीतामढ़ी से। आप अगर आपको देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ना, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं ना, तो आप ट्रेन के भी नाम से जा सकते हैं। जैसे देखिए, महानंदा एक्सप्रेस है। अब महानंदा एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो बंगाल जाती है, तो वो वेस्ट बंगाल से निकलती है। बागमती एक्सप्रेस कहाँ से चलती है? तो सीतामढ़ी से चलती है। ठीक है, ठीक है।
आप ऐसे करके, जैसे कोसी एक्सप्रेस है तो वो कहाँ, सहरसा सुपौल के आसपास है, तो मतलब वैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कोसी कहाँ से निकलती है, सुपौल से। इसको सप्तकोशी कहा जाता है, बिहार का सो क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये कभी भी अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, महानंदा कहाँ से निकलती है, किशनगंज, ईस्टर्न रिवर है। ठीक है, कर्मनासा यूपी के साथ बाउंड्री बनाती है, अपवित्र नदी है। ठीक है, गंगा से कैमूर में मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक हिल से, रोहतास में। ठीक है, डेहरी बांध इसी पर बना हुआ है। पुनपुन कहाँ मिलती है गंगा से, तो फतुहा में। फल्गु विष्णुपद मंदिर गया, निरंजना प्लस मोहना मिलकर फल्गु बनाती है। रिवर वैली प्रोजेक्ट आपको पता है कि सोन नदी पर क्या है, डेहरी रोहतास। गंडक नदी पे क्या है, त्रिवेणी कैनाल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, काकोलथ कहाँ है, नवादा। देखिए मैं कैसे इसको याद किया, अगर आप मेरी जगह जैसे याद रखिएगा, काकोना तो मतलब काकोना। ठीक है, काकोना मतलब काकोलथ कहाँ है, नवादा में। ठीक है, अब एक साथ तीनों को याद कर लीजिए, धुआं कुंड, मंझर कुंड, तुतला भवानी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, तुतला, धुआं, मंझर, एक साथ सासाराम। ठीक है, उसका तेलहर का, तेल का क्या यूज है, तेल का क्या यूज है, तो तेलहर कैमूर, काकोना नवादा, बस मेनली याद हो गया। फिर उसके बाद लेक्स में कंवर झील कहाँ, बेगूसराय। घोघा झील कहाँ, कटिहार। अभी इसको रिसेंट में रामसर साइट घोषित किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा घोघा झील को। कुशेश्वर कहाँ, दरभंगा में। घोरा कटोरा राजगीर। अनुपम कैमूर, सिमरी सहरसा, जगतपुर भागलपुर, मोती मोतिहारी, सरैया मान बेतिया और पिपरा मोतिहारी। ठीक है, अब इसको जैसे आपको याद करना है। ठीक है, त्रिवेणी कैनाल गंडक पे बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है, तिरहुत कैनाल गंडक पे। सोयल ऑफ बिहार, कचारी और एलुवियल आपको याद रखना है। देखिए इसमें याद कैसे रखिएगा, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है, तो नॉर्थ बिहार में। ठीक है, तो साउथ बिहार में बाढ़ कम है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि नॉर्थ बिहार में अगर बाढ़ आती है तो इसका जो मिट्टी कैसा होगा, नया होगा, नया एलुवियल होगा। तो नया एलुवियल को क्या कहते हैं, खादर। तो साउथ में क्या होगा, बांगर से। ठीक है, ताल सॉइल जो है गंगा नदी के किनारे में मिलती है, करैल केवल सॉइल। ठीक है, ये साउथ का है तो बांगर सॉइल। माउंटेनियस सॉइल कहाँ, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, नॉर्थ बिहार में खादर सॉइल मिलती है, नया वाला, अभी मैंने आपको बताया। और एलुवियल सॉइल जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। साउथ बिहार में ताल सॉइल होते हैं, ताल। ठीक है, बिहारी में ताल मतलब होता है कि प्रॉब्लम कोई बोलते हैं, बहुत ताल है, बहुत काम है, ये बोलते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि साउथ में बहुत ताल है, नॉर्थ में कम ताल है, बिहार में बहुत ताल है। ठीक है, फिर आपको ये ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है साउथ बिहार का, क्योंकि बताया क्योंकि वहाँ पे फ्लड वगैरह नहीं आती है। ठीक है, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये लास्ट में मैं वापस से करवा दूंगा। ठीक है, इसके लिए वो नहीं करना, बस इतना याद रखिए कि डेंस फॉरेस्ट जो है वो वेस्ट चंपारण में, और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वो है कैमूर में। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, वेस्ट चंपारण। भीम बांध, मुंगेर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने का प्रोबेबिलिटी, हद से ज़्यादा भीम बांध का कहाँ प्रेजेंट है, तो मुंगेर में। गौतम बुद्धा, गया में। कंवर कहाँ, बेगूसराय में। कैमूर, रोहतास में। नागी नकटी, जमुई में। राजगीर, नालंदा में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ, ये पूछा गया है, सबको लगता है राजस्थान, आंसर है वेस्ट चंपारण, उदयपुर वाइल्ड लाइफ। रजौली, नवादा। कुशेश्वर साउंड, दरभंगा। विक्रमशिला, भागलपुर। और बरई अली, ये वैशाली। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है पहला पार्ट जो कि ज्योग्राफी है वो खत्म होता है। इसको अच्छे से एकदम रगड़ दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगाइए, बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आप तथ्य संग्रह पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, सबसे पहले स्टोन एज, स्टोन के बाद वैदिक, वैदिक के बाद महाजनपद, मौर्य, गुप्ता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पाल डायनेस्टी और बिहार खत्म। ठीक है, सबसे पहले पैलियोलिथिक। देखिए मैं टू दी पॉइंट चलूँगा, कुछ भी फालतू नहीं, क्योंकि अब उतना टाइम है ही नहीं कि आप फालतू पढ़ें। आप इसको पढ़ लें, इसके एक बार इसको खुद से लिखे छोटा छोटा पॉइंट बना के, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लें। मुझे जहाँ तक लगता है इसके बाहर नहीं जाएगा। मैंने बहुत सारा फैक्ट भी जोड़ा है इसमें, और बहुत अलग अलग सोर्स से भी लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा बचेगा। अब देखिए, अब इसमें से मैंने आपको ये पढ़ाया, और एंशियंट जो है मतलब बिहार स्पेशल नहीं, नॉर्मल एंशियंट की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें जैसे आपसे पूछ दिया लोथल क्या है, तो डॉकयार्ड है, ये आपको पता है, अब इसमें से नहीं आया, वो उसमें से आ गया, तो बात वही है। क्योंकि जो बिहार का जो हिस्ट्री है वही मेन जो है सो वो एंशियंट हिस्ट्री भी है। अगर आप बिहार का एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ लेते तो अब जो नॉर्मल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री है, वो भी आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको आइए, पेलियोलिथिक एज का एविडेंस कहाँ से मिला, तो मुंगेर और नालंदा से। मेजोलिथिक का मुंगेर से। नियोलिथिक का चिरांद और चेचर। एक जगह क्वेश्चन आया हुआ है इस साल में कि चिरांद कहाँ है, तो सारण में। चेचर वैशाली में। चालकोलिथिक कॉपर एज जो है वो कहाँ से मिलता है उसका, तो चिरांद और चेचर में। अब वैदिक एज किसने चालू किया था, तो आर्यंस ने। इसमें भी दो टाइप में था, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक क्या हो गया, 1500 से 1000, और लेटर वैदिक क्यों कहला, क्योंकि उस दौरान आयरन का जो है सो वो डिस्कवरी हो गई थी, तो 1000 BC के आसपास। यही क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी बीपीएससी से कि आयरन की डिस्कवरी किस तो हुई थी, 1000 के आसपास। ठीक है,
बिहार का जो है फर्स्ट टाइम डिस्कशन किस बुक में किया गया, तो शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल जो है उसमें जनपद महाजनपद, मतलब छोटे छोटे जन मिलके जनपद, जन मिलके महाजनपद जो है सो 16 है, टोटल महाजनपद 16 है, जिसका जिक्र कहाँ है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में है। ठीक है, एविडेंस अंगुत्तर निकाय किसका है, बुद्धिज्म का, भगवती सूत्र जैनिज्म का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला कि टोटल महाजनपद कितने हैं, तो 16, बिहार में कितने हैं, तो 3, और महाजनपद की जो बारे में 16 है ये कहाँ मिला है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, एक बुद्धिज्म है और एक जैनिज्म है, और दोनों बोलते हैं कि 16 है। ठीक है, रिलीजियस जो वो था 2, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, 3 बिहार में है, मगध, अंगा और लिच्छवी। 3 महाजनपद बिहार में है, मगध, अंगा और लिच्छवी और वजीसंघ। सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो वजीसंघ। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि जो भी 16 महाजनपद है उसमें से साउथ इंडिया का कोई महाजनपद है क्या, तो बिल्कुल है, असमक है, और बिहार ने इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया। लिच्छवी की कैपिटल क्या है, वैशाली। फर्स्ट जो रिपब्लिक था वो था वजीसंघ। ठीक है, 8 रिपब्लिक क्लैंस का ये ग्रुप था। अंगा का कैपिटल क्या है, चंपा। अंगा का जो है सो लास्ट रूलर कौन था, ब्रह्मदत्त। इसको बिंबिसार ने मगध से में मिला लिया, इसीलिए जो है उसके बाद शुरू होती है मगध की असली कहानी। ठीक है, मगध में जो सबसे ज़बरदस्त जो बोल सकते हैं आप उसको, जो डायनेस्टी सबसे पहले बनी थी वो थी हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, बिंबिसार जो था मेन रूलर था मगध का कैपिटल क्या था, राजगीर या गिरिवज बोलते हैं इसको, कई बार जो है सो क्वेश्चन में आया हुआ है, राजगीर की जगह गिरिवज। अब पूछा गया कि मगध ही क्यों चुना गया, क्योंकि वो जो है राजगीर ही चुना गया कैपिटल क्योंकि वो 5 साइड से पहाड़ी से घिरा है, तो ये बहुत एक सुरक्षा की तरह वो काम करता है। लास्ट रूलर जो था वो बृहद्रथ था। ठीक है, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी मगध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बृहद्रथ के बाद शुरू होता है, बृहद्रथ डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आता है। इसी को जब वो अपने अंडर में ले लिया था बिंबिसार, तो उन्होंने स्टार्ट किया हरियंका डायनेस्टी किसने चालू किया, तो बिंबिसार ने। बिंबिसार का एक दोस्त था चंद्रप्रद्योत, जो कि मतलब वो ओरिजिनल मतलब क्या था कि बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत में आपस में नहीं बनती थी। तो एक बार क्या हुआ कि चंद्रप्रद्योत बीमार हुआ, तो बिंबिसार ने अपना जो फिजिशियन था उसके पास, जिसका नाम था जीविका, उसको उसने भेज दिया, जीवक कई जगह बोलते हैं, कि इसका इलाज करने के लिए। तो बाद में फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। ठीक है, तो इस तरह से दोनों दोस्त हो गए, बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत। अब अगला, बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मारा, और अजातशत्रु को उसके बेटे ने उदयन ने मारा। तो इसलिए हरियंका डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि एक मतलब बेटा जो है बाप को मार देता है। अब यहाँ से देखिए, अजातशत्रु ने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब उसके बाद उदयन को जो है सो क्यों मतलब बहुत मतलब प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि उन्होंने ही जो है कैपिटल जो है शिफ्ट किया था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से रिलेटेड जो भी बात आती है तो उसमें उदयन का नाम आता है। अब हरियंका के बाद आया शिशुनाग के बाद आया नंदा। तो जहाँ पर बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के साथ दोस्ती की थी, अवंती के जो राजा थे, वहीं शिशुनाग, जैसे ही शिशुनाग डायनेस्टी आता है, वो अवंती किंग को हरा के और उसको मगध में मिला लेता है। ठीक है, और उसका जो बेटा है कालाशोक, उसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। अभी हम आगे देखेंगे एक साथ सब बुद्धिस्ट काउंसिल को। शिशुनाग का जो लास्ट रूलर था वो था नंदीवर्मन को हरा के डायनेस्टी आती है नंदा डायनेस्टी, जो कि महापद नंद थे। पहली जो कलिंग की लड़ाई थी, हम कलिंग की लड़ाई हमेशा अशोक से मानते हैं, लेकिन पहली जो कलिंग की लड़ाई थी वो महापद नंदा ने जीती थी। नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था घनानंदा। इन्होंने ही कौटल्या को भगाया था, जिसको आप चाणक्य कहते हैं, और उसी ने चाणक्य ने उसके बाद सोचा था कि बदला लेना है, तो बदला के फॉर्म में उसने अपना एक राजा तैयार किया, जिसको कि आप चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं, और वही मतलब उसको दिमाग देके और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराकर जो है वो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षसा एक बुक का नाम है, जो कि विशाख दत्ता की रचना है। इसमें बीच में ही नंदा और मौर्य के बीच में जो लड़ाई थी उसी को दिखाया गया, जिसके में ये बताया गया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को मारा था। जिस टाइम में नंद डायनेस्टी चल रही थी, तो उसी टाइम में सिकंदर जो है उसका आक्रमण किया गया था, लेकिन बाद में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सेना जो है ब्यास नदी को क्रॉस नहीं की, और वहीं से वो वापस हो गया और आगे जाके उसकी मौत हो गई थी। मौर्य ने कौटल्या की मदद से जो है वो अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसी को कहा जाता है मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया जस्टिन और स्ट्रेबो के द्वारा, एंड्रोकोटस कहलाया गया प्लूटार्च के द्वारा, और इसको कन्फर्म किया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है, वो विलियम जोन्स के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने फर्स्ट एम्पायर फाउंड किया था, मतलब इंडियन एम्पायर, जिसको कि मौर्य एम्पायर कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेसस निकेटर को डिफीट किया था, और उससे काबुल, कंधार और मकरान ले लिया था, बदले में 500 हाथी दिए थे। ठीक है, सेलेकस निकेटर ने अपने जो दूत था उसका नाम था मेगास्थनीज, उसको उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था, और वहीं मेगास्थनीज जाके किताब लिखता है जिसका नाम है इंडिका, जिसमें वो बताता है कि भारतीय सोसाइटी 7 भाग में डिवाइडेड है, भारत में किसी भी टाइप का स्लेवरी जो है वो नहीं है, जबकि इसके अपोजिट कौटल्या ने बोला था कि वहाँ पे स्लेवरी है।
चंद्रगुप्त मौर्य अपने लास्ट टाइम पे जैनिज्म को अपनाता है और सालेखाना विधि जो कि भूखे रहने की विधि से अपने आप को खत्म कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा था कि तक्षशिला का रिवोल्ट रोकने के लिए। ठीक है, अशोक अपनी गद्दी पे बैठने से पहले 4 साल का गैप लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने 99 भाई को मारता है, उसके बाद गद्दी पे बैठता है। अशोक के बारे में कि मस्की गुजरा जो है इंस्क्रिप्शन है, उसमें अशोक का नाम पता चलता है। अशोक ने अपने लाइफ में 9वें साल के रूल में कलिंगा युद्ध जीती थी और कलिंगा युद्ध को उसने 13वां इंस्क्रिप्शन में बताया था। कलिंगा वार के बाद उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने बहुत लोगों को मारा, ये किया वो किया, तो उन्होंने उसके बाद जो है धम्म घोष जो है अपना लिया। पहले भेरी घोष था, उसका धम्म घोष। भेरी घोष मतलब मारपीट, धम्म घोष मतलब धर्म से चलना। ठीक है, और ये उसको शिक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दी थी। और ये किस में पता चलता है? तो दिव्यादान में, दिव्यादान। ठीक है, अशोक लास्ट में बुद्धिज्म को अपनाता है। ठीक है, और अशोक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो पाटलिपुत्रा में होती है उसको जो है ये प्रिजाइड करता है। ठीक है, मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर जो है वो बृहद्रथ होता है, जिसको कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है मार के शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी। मौर्य एम्पायर में अमात्य कैबिनेट को कहते हैं, सामंतरा टैक्स कलेक्टर को कहते हैं। ठीक है, अब उसके अनुसार टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में 6 समिति थी और एक में 5-5 मेंबर्स थे। जो टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है जैसे डीएम होता है, तो वैसे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में उस टाइम में 6 समिति हुआ करती थी और हर एक में 5 मेंबर थे, तो टोटल 30 मेंबर। एग्रीकल्चर में 1/6 टैक्स लिया जाता था और इनका जो पोर्ट था वो था भरूच। आपको अभी मैं बता देता हूँ, मौर्य का पोर्ट भरूच और गुप्ता का पोर्ट ताम्रलिप्ति। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार 7 टाइप का पीपल जो है सोसाइटी में है। कोई सेलेब्री नहीं है, लेकिन कौटिल्य ने बोला था कि वहाँ पे सेलेब्री है। यक्षिणी का जो स्टैच्यू है वो दीदारगंज में मिला था, ये एविडेंस है। अब आइए बुद्धिज्म को स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपको पता ही है कि गौतम बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में होता है। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्होंने यशोधरा से शादी की थी। 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा था, जिसको कि महाभिनिशीक्रमण कहते हैं। फल्गु नदी के किनारे उसको जो है सो शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जो कि बोलता है कि सौरव कैसे हटेगा। इन्होंने मध्यम मार्ग था। जैनिज्म और बुद्धिज्म में अंतर है कि कठोर मार्ग जैनिज्म का था और मध्यम मार्ग बुद्धिज्म का था। त्रिरत्ना थे बुद्धा धम्मा संघा। बुद्धा के जो गुरु थे वो थे अलार कलाम। बुद्ध के जन्म को लोटस से बताया गया है, यंग अवस्था को बुल से, डेथ को स्तूपा से और प्रेगनेंसी जब वो पैदा होने वाले थे तो एलिफेंट से। महायान मतलब होता है जो चेंजर्स हैं। ठीक है, और हीनयान मतलब होता है नो चेंजर्स। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जो है वज्रयान की पढ़ाई की जाती है, आपको याद रखना है। 3 पिटक थे। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक था, जिसको की रचना की थी आनंद ने। ठीक है, और इसमें उपदेश दिए जाते थे। दूसरा था विनय पिटक, ये छोटा सबसे शॉर्टेस्ट था, उपाली ने दिया था और इसमें रूल एंड रेगुलेशन। और अभिधन पिटक मोगलीपुत्र ने दिया था। ठीक है, अब कैसे याद रखिएगा? तो सुट्टा जो है वो आनंद पीता है। ठीक है, सुट्टा। ठीक है, तो सूत से आनंद, विनय से उपाली। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 4 हुए थे, आपको मैंने बताया। पहला हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर। ठीक है, पहला अजात शत्रु ने कराया था, दूसरा काल अशोक ने, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। पहला के जो वो थे मेन प्रेसिडेंट महाकश्यप, दूसरे के सबकामी, तीसरे के मोगलीपुटिश और चौथा के वासुमित्र अश्वघोष। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पूछा जाएगा कि पहले में सूत पिटक विनय पिटक की रचना हुई थी, दूसरे में कुछ नहीं, तीसरे में अभिधम पिटक और चौथे में महायान और हीनयान में टूटा था। ठीक है, याद रखना। चैत्य जो है बुद्धा वर्शिप प्लेस को कहा जाता है और विहार जहाँ पे बुद्धिज्म रहते हैं। जैनिज्म में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी ने जो है वो 5वां महाभारत ब्रह्मचर्य दिया था। पहले जो गुरु थे वो ऋषभदेव और 23वां परशवनाथ। ठीक है, जन्म हुआ था महावीर स्वामी का कुंडग्राम में। 12 साल के बाद उसको इनलाइटनमेंट मिली थी। ऋषभनाथ को बुल से डिनोट करते हैं, महावीर स्वामी को लायन से। पहला जो जैन काउंसिल था वो पाटलिपुत्रा में होता और दूसरा वल्लभी में। ठीक है, अब इसमें जो थे दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु और स्थूलबाहु श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वो किसी भी तरीके का विरोध मतलब चेंज का विरोध करते थे और वो नग्न वस्त्र में वाइट कलर का कपड़ा पहने हैं, उसी को कहते हैं दिगंबर। और श्वेतांबर जो थे जो कि स्थूल भद्र उसके वो थे, उसको मानते थे और वो चेंजर्स थे। और इनकी मौत जो है वो पावापुरी में हुई थी। उसके बाद आता है कुषाण। कुषाण में मेन कनिष्क है। कुषाण की कैपिटल जो है पेशावर और मथुरा है। इसी दौरान जो था गंधार और मथुरा कला का जो है बहुत ज़्यादा विकास होता है। शक संवत 68 BC, 58 BC में विक्रम संवत। और सिल्क रूट जो था मेनली कंट्रोल किया गया था कुषाण में। ठीक है, और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्का के टाइम में हुआ था कश्मीर में। यही क्वेश्चन इस बार 71वीं में पूछा भी गया था। उसका दास थे गुप्ता में चंद्रगुप्ता वन को जो रियल फाउंडर कहते हैं, इसने खुद को महाराजा धीराज घोषित किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो है समुद्रगुप्त। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया था और इसको किसने बोला था? तो वी स्मिथ ने।
इसी के में जो है एक पोएट थे जिसका नाम था हरि सेन, जिन्होंने लिखा था प्रयाग परिस्थिति। इसी में प्रयाग परिस्थिति इसी में बताया गया कि 9 टाइप के किंग जो थे वो नॉर्थ के उन्होंने हराया था और 12 टाइप के किंग साउथ को उन्होंने हराया था। समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। ठीक है। साकाज जो थे और 2 थे, साकाज और हुनाज। साकाज को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त 2 में एंट्री हुई थी रामगुप्ता के टाइम में। ठीक है। अब हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त 2 की जो भाभी थी, जो कि रामगुप्ता की जो वाइफ थी, वो इसको उठा के ले गए थे और रामगुप्ता कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए चंद्रगुप्त 2 ने रामगुप्ता को मार दिया और खुद साकाज को हरा दिया। ठीक है। चंद्रगुप्त 2 के दौरान ही फाहियान जो थे चाइनीज जो ट्रैवलर थे वो विजिट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी स्टार मार्क कीजिए। चंद्रगुप्त 2 के दौरान ही फाहियान जो है विजिट करते हैं। ठीक है। 14 साल रहते हैं। चंद्रगुप्त 2 से ही रिलेटेड है मेहरौली का आयरन पिलर, जो कि अभी तक जिसमें जंग नहीं लगता। चंद्रगुप्त 2 के दरबार में 9 रत्ना थे, नवरत्ना जो कहते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता ने जो है सो वो इस्टेब्लिश किया था। देखिए, साकाज को किसने हराया? चंद्रगुप्त 2 ने। और हुनाज को किसने हराया? स्कंदगुप्त ने। रिपेयरमेंट इन्होंने कराया था किसका? सुदर्शन झील का। लास्ट ओनर रहे विष्णु गुप्ता। अब इसमें जो है सो गुप्ता में जो है सो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो देश, भुक्ति, विषय और ग्राम। इसका जो पोर्ट था वो ताम्रलिप्ति। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें दिनार जो है उसको गोल्ड कॉइन बोला जाता है, रुपये को सिल्वर कॉइन। ठीक है। 2 टाइप के मंदिर शैली थी, एक नागा टाइप की और एक द्रविड़ टाइप की। नागा टाइप जो है वो नॉर्थ में और द्रविड़ टाइप साउथ में। उसके बाद आ जाता है सबसे लास्ट, जो कि बिहार का सबसे स्पेशल फेवरेट क्वेश्चन, पाल डायनेस्टी। किसने बना इस्टेब्लिश किया? तो गोपाल ने। ठीक है। कहाँ पे? इसको तो ओडनपुरी यूनिवर्सिटी गोपाल ने जो है सो इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। इसका बेटा, गोपाल का बेटा धर्मपाल, उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया। उसका बेटा देवपाल ने जो है कैपिटल को मुंगेर जो है स्टेब्लिश कर लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है 5 विलेज जो है इंडोनेशिया किंग को बालपुत्र देव को दिया ताकि वो नालंदा में वो बना सकें विहार? तो आंसर है देवपाल। और पाला डायनेस्टी में जो है ब्रॉन्ज के स्टेच्यू मिलती है, जिसको कि किसने बनाया था? तो धीमन और विठपाल ने। तो इस तरह से आपका एंशिएंट भी खत्म होता है बिहार का। इसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे, आप उसका क्वेश्चन लगाएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमने सबको टच किया है कि नहीं। पोर्टुगीज जो है पहली बार जो है बिहार में आते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो डच का 1632 में, ब्रिटिश 1620 में पीटर मुंडी आता है और उसके बाद फैक्ट्री लगाता है गुलजार बाग में। मेनली जो है ओपियम वगैरह की खेती होती है। और डेनिस ने 1774। तो याद क्या रखिएगा? डच 1632, ब्रिटिशर 1620 और डेनिस 1774। ठीक है। मुगल किंग फारूक सियार जो है 1717 में जो है जो ब्रिटिशर्स को बोलता है कि जाओ कहीं भी बिजनेस करो। ठीक है। इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। फारूक सियार जो मुर्शीद कुली खां को जो है नया गवर्नर ऑफ बंगाल बनाता है। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन जो है नवाब बन जाता है, बिहार उसके अंडर आ जाता है। और अली वर्दी खां को जो है अपना सूबेदार बनाता है। ठीक है। अली वर्दी खां को 1739 में क्या होता है कि अली वर्दी खां सुजाउद्दीन के बाद जो है सरफराज खां बन जाता है गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ये अली वर्दी खां से देखा नहीं जाता है। ठीक है। अली वर्दी खां जो है सरफराज को मार देता है, किसमें? तो गिरिया की बैटल में, और खुद बन जाता है गवर्नर। ठीक है। बाद में लड़ाई होती है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव की। ठीक है। उसके बाद वही ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है होवेल की, जिसके अंदर 146 मेंबर को जो है रूम में बंद कर दिया, इसमें 123 लोगों की मौत हो जाती है। तो उसके बाद 9 फरवरी 1757 को ट्रिटी ऑफ अलीनगर होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव देखता है कि उसको मौका चाहिए था लड़ाई करने के लिए, तो वो झूठा आरोप लगाया था सिराजुद्दौला जो है ये ट्रिटी ऑफ अलीनगर को नहीं मान रहा है। और उसके बाद एक बड़ी सी लड़ाई होती है जिसको कि आप बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे, ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला। ठीक है। मीर जाफर, मानिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ को सब क्लाइव अपने साथ कर लेता है और सिराजुद्दौला से लड़ता है। और उसी दौरान फरमान दिया जाता है कि मीर जाफर के बेटे को कि जाओ तुम सिराजुद्दौला को मार दो। मीर जाफर जो है, मीरान जिसका नाम है, वो सिराजुद्दौला को मार देता है और उसके बाद मीर जाफर खुद किंग बन जाता है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनता है। और मीर कासिम जब किंग बनता है तो वो देखता है कि सब कुछ ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में रह रहे हैं, तो अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट करता है और फिर बाद में जाके पटना जीत लेता है। उसी दौरान एलिस आता है और वो पटना में, मतलब ब्रिटिश एजेंट है जो कि पटना आता है, तो और वो जीत जाता है, क्या कहते हैं, पटना जीत जाता है। इसी से गुस्सा होकर मीर कासिम जो है वो एलिस की हत्या कर देता है। इसी को बोलते हैं पटना मैसकर या पटना मर्डर केस। बाद में ब्रिटिशर्स देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और मीर कासिम को वहाँ से हटा देती है। ठीक है। और फिर से मीर जाफर को जो है वो बना दिया जाता है।
अब उसका जब मीर कासिम पूरा तरीके से बौखला जाता है कि मेरे से वापस क्यों छीन लिया गया, तो वो हेल्प लेने के लिए सुजाउद्दौला और शाह आलम टू के पास जाता है और तीनों मिल के जो है EIC से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करते हैं। असल में कहानी ये थी, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लोग पूरे तरीके से जीत चुके थे। जो भी बैटल ऑफ बक्सर है, ये लोग पूरी तरीके से 99% जीत चुके थे। इनको लगा कि अब ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से हार गए, तो ये वापस जाने लगते हैं। उसी दौरान वापस से जो है क्लाइव हमला करता है और बैटल ऑफ बक्सर जो है वो लोग ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ठीक है, इसी के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। इसके तहत ये कहा जाता है कि 26 लाख पेंशन हम आपको देंगे, बदले में हम पूरी तरीके से दीवानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की ले लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव 1765 में डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। इसको हटाते हैं 1772 में वारेन हेस्टिंग। ठीक है, लास्ट नवाब ऑफ बिहार जो था वो मुबारक उद दौला था। सिताब राय को बिहार टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी मिलती है। इसी दौरान जो है कुछ रिबेल होते, कोल रिबेलियन 1831-32, बुधो भगत, संथाल 1855-56, सिद्धू कानू, फूलो झानो आपको पता है, ताना रिबेलियन, गुमला, जतरा भगत, मुंडा रिबेलियन 1900, उनगुलान रिवोल्ट इसको कहा जाता है। वहाबी मूवमेंट, सैयद अहमद बरेलवी, सेंटर इसका सितना और पटना रहता है। इनायत अली, विलायत अली, फरत अली। ठीक है, नोनिया रिवोल्ट आपको पता है, सोरा जो सॉल्ट पीटर होता है, ये उससे बम बनाने के लिए ये मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में सोरा उगाते थे। लोटा रिवलियन, मुजफ्फरपुर जेल में पीतल का जो लोटा था वो उसके खिलाफ करते हैं 1856 में लोटा रिवलियन। कहाँ? मुजफ्फरपुर जेल में। अब उसके बाद फिर आ जाती है 1857 की क्रांति। इसमें मंगल पांडे जो है 34 इन्फेंट्री नेटिव के वो रहते हैं। बिहार से बाबू कुंवर सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह, कानपुर से नाना साहिब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर। बिहार में जो ये शुरू होता है वो होता है 12 जून 1857 को रोहिणी के देवघर से, जिसको कि स्टार्ट किया जाता है। पटना से जो है पीर अली जो है बुक सेलर थे वो इसको करते हैं। उन्होंने ओपीएम एजेंट आर लोयल की हत्या कर दी थी, बाद में इनको फांसी दी जाती है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर और आरा से ये कहानी शुरू होती है। अगर आप वैसे पूछा जाए 1857 की कहाँ से, तो आपको याद रखना है 10 मई मेरठ से। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह जो है वो मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ उनको रेवा में सपोर्ट नहीं मिलता है। उनको गोली लगती है डगलस की हाथ में और वो हाथ काट के फेंक देते हैं और बोलते हैं, हे गंगा मैया मेरा भेंट स्वीकार करो। उसके बाद वो बिहार पहुँचते हैं, वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए ली ग्रैंड रहते हैं, तो उन फिर लड़ाई करते हैं। ली ग्रैंड को हरा भी देता है। तो उनकी ये क्वेश्चन पूछा गया अभी ASO में कि आखिरी लड़ाई उनकी किससे है, तो ली ग्रैंड से। और उसके बाद वो 26 अप्रैल को 1858 को मर जाते हैं। उसके बाद उनका जो भाई है अमर सिंह वो संभालते हैं। ठीक है, 1885 में INC की स्थापना बॉम्बे में। उस दौरान कौन थे वाइसराय, तो डफरिन थे। ठीक है, अब आपको याद होगा 3 सेशन हुआ था, 27, 37, 54, पहला 12, 22, 40, बांकीपुर, गया, रामगढ़। ठीक है, RN मधुलकर, CR दास और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को अनाउंस किया गया था कि बंगाल का पार्टीशन करना है। 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। इसका सबने एक दूसरे को राखी बांधी थी। बिहार में सतीश चंद्रा ने किया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको प्रिंसिपल बने थे। बंगाल पार्टीशन को कैंसिल किया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली नई कैपिटल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फर बम केस आपको 1908 का पता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है सो ट्रेन में हमला किया था। अब मारना था किसी और को, ठीक है, लेकिन वो गलती से मर गया कोई और। ठीक है, जिसके बाद उनको प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी और खुदीराम बोस को बाद में फांसी दे दी गई थी। होम रूल लीग और एनी बेसेंट का 1916 में बिहार में जो है मौलाना मजरुल हक ने इसको लीड किया। अगर पूछा जाएगा कि बिहार होम रूल लीग किसके अंदर में था, तो एनी बेसेंट के अंदर में था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी पटना 10 तारीख को पहुंचे थे, मुजफ्फरपुर 15 तारीख को चंपारण। और आपको पता है 3 कठिया प्रणाली के तहत ये किया गया था। चंपारण के मजिस्ट्रेट थे उस टाइम में WG हार्डकॉक। उन्होंने गांधी जी को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो गांधी बोला कोई बात नहीं, जेल में डाल दो, फिर कल बेल हो जाएगा। चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनाई गई, उसमें गांधी जी मेंबर थे। FG सलाई इसके मेन प्रेसिडेंट थे। LC अडानी, नारायण सिंह वगैरह थे। बाद में ये चीज़ को गांधी जी ने सुलटा दिया और 25% जो पैसा है वो वापस किसानों को दिला दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है किसान आंदोलन वगैरह से रिलेटेड, उसमें दरभंगा किसान आंदोलन का 1919 और 20 में जो है सो स्वामी विद्यानंद के बारे में आता है। फिर आता है बर्खास्त आंदोलन 1937-38, इसके लीडर थे साजानंद सरस्वती। याद रखना है, बर्खास्त आंदोलन 37-38। फिर किसान सभा में सबसे पहली जो वो होती है 1922 में मुंगेर में। इसमें जुबेर और कृष्ण सिंह दोनों
मेन होते हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। उसके बाद मेन जो होता है वो 1929 में होता है सोनपुर मेला में। ये लोग देखते हैं कि सोनपुर में भीड़ रहता है तो क्यों ना मेला में ही किया जाए, तो सोनपुर मेला 1929। पहला कहाँ, 1922 मुंगेर, दूसरा 1929 सोनपुर में स्वजानंद सरस्वती और श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद लखनऊ में 1936 में स्वामी सहजानंद। तो ये ऑल इंडिया वाला है 1936, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल 1929 और 1922 में पहली बार मुंगेर। इस दौरान किसान नेता कौन थे? यदुनंदन शर्मा गया से, कार्यानंद शर्मा मुंगेर से, स्वामी विद्यानंद दरभंगा से, अंबारी सत्याग्रह राहुल संकृतैन सिवान से, ठीक है। खिलाफत 1919 में हुआ था, पटना से हसन इमाम तक गांधी जी ने ये खिलाफत मूवमेंट को देखा कि एक तरीका है जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम एक साथ आ सकते हैं। नॉन कॉपरेशन 1920 से लेकर 22 तक चला था, आपको पता है। बाद में 4 फरवरी को चौरा चौरी हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लॉयरशिप छोड़ दी। रॉय साहब महेंद्र प्रसाद ने अपनी मजिस्ट्रेट से जो है सो वो त्यागपत्र दे दिया और अपनी राय साहब की उपाधि को त्याग दिया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1921 को। राजेंद्र प्रसाद इसके वो बने थे प्रिंसिपल, ठीक है। मजरूल हक ने जो है वो सदाकत आश्रम इस्टेब्लिश किया था, ज़मीन लिया था खैरू मियाँ से दीघा से, और मजरूल हक ने न्यूज़पेपर वहीं पे छापा था, द मदरलैंड, ठीक है। आपको मैंने बताया 4 फरवरी 1922 के बाद चौरा चौरी के बाद जो इसको रोक दिया गया। उसका स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ 1922 में। आपको पता है कि किस किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। यहाँ पर ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू मत मार दीजिएगा आंसर। 1923 में बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह ने जो है सो उसको लीड किया, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है एक 1931 में बनी थी, रामपृक्ष बेनीपुरी ये सब थे, और एक 1934 में बनी थी जिसमें JP और आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। मेनली यही पूछा जाता है, ठीक है, कि सेक्रेटरी कौन थे? तो JP नारायणन और नरेंद्र देव चेयरमैन थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, एक 31 में फिर एक 34 में। उसके बाद आपको पता है कि 1929 में जो था एक सेशन हुआ था लाहौर सेशन, फिर एक हुआ था कराची सेशन। तो लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और 1931 में जो कराची सेशन था उसमें फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बोला गया था। 29 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था लीड, और 31 को किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसमें कंप्लीट स्वराज की बात की गई, और हमने जो 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाया था। गांधी जी उसके बाद उन्होंने 1 साल का अल्टीमेटम दिया था कि हमारी डिमांड को पूरा करो, नहीं तो हम जो है सिविल डिसोबीडियंस चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ नहीं सुना। तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है उन्होंने सॉल्ट रूल को ब्रेक किया, ठीक है, जिसको कि डांडी मार्च वगैरह आप जानते हैं। स्वदेशी लीग जो है वो बिहार में सर अली इमाम के अंडर में स्टार्ट किया गया। इसको जो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए छपरा के जो जेल के कैदी थे उन्होंने नंगी हड़ताल जो है वो स्टार्ट की कि हम विदेशी वो नहीं पहनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2-3 बार आ चुका है बिहार के सब एग्जाम में कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत चौकीदारी अभियान जो है, मतलब चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, वो किस दौरान था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत, ठीक है। इसी के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को जेल भेज दिया गया। उसके बाद बिहार का इलेक्शन हुआ, 152 सीट में से 98 सीट कांग्रेस जीती थी। मोहम्मद यूनिस को जो है पहला CM या PM जो उस टाइम में बोलते थे वो बनाया गया। फिर बाद में कुछ दिन बाद जो है श्री कृष्ण सिंह आके बन गए। अब देखिए क्वेश्चन उठता है 38 में क्यों रिजाइन किया कांग्रेस ने, और फिर 39 में क्यों रिजाइन किया? तो 38 में इसलिए रिजाइन किया क्योंकि जो है वो प्रिजनर्स को नहीं छोड़ रहे थे, ठीक है। बाद में ब्रिटिशर्स ने रिलीज कर दिया, तो 38 में उन्होंने त्यागपत्र देने से फिर बाद में वो रुक गए। 39 में क्यों रिजाइन किया? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में बिना इनसे पूछे इंडिया को जो है जोड़ दिया गया कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो क्रिप्स मिशन आया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी, तो वो फेल हो गया। तो उसी के बाद हमने जो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर दिया गया। बाकी सब से क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लगे? क्योंकि बाकी सब में जो है सो कहा गया था कि अपने सब पदों से छोड़ दो। गांधी जी ने बोला था कि सब जगह से रिजाइन दो, स्कूल से वो कर दो, बट क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत ये बोला गया था कि आप जो है जहाँ पर हैं वहीं पर रहें और वहाँ से सरकार को काम करने ना दें। बलदेव साय ने एडवोकेट जनरल पोस्ट से जो है रिजाइन दे दिया। 11 अगस्त 1942 को पटना में सेक्रेटेरिएट पर जो है सो कुछ लोग झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद WG आर्चर ने ऑर्डर दिया कि गोली चलाने के लिए, तो 7 स्टूडेंट उसमें जो थे मारे गए थे। इसी दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आज़ाद दस्ता एक्टिव था, जिसमें JP नारायणन हजारीबाग जेल से भाग गए थे, दिवाली की रात को बकरी के टापू पहुंच गए, ठीक है। तो आज़ाद दस्ता का रिलेशन जयप्रकाश नारायणन से। उसी दौरान जो था उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया रेडियो स्टेशन वगैरह से चालू थे, एक्टिव थे। अरुण आसिफ अली ने जो है वो बॉम्बे में जो है झंडा फहराया था। और इन सब लोगों को ट्रेनिंग कौन दे रहे थे? तो सरदार नित्यानंद सिंह, बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। फुलेना प्रसाद जो थे सिवान में, ये जो है ये भी शहीद हो गए थे। अब उसके बाद सेपरेट बिहार ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट है किसको जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को।
बिहार टाइम्स किसने लिखा थे, इसके एडिटर कौन थे, तो महेश नारायणन। 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार में जो है दिल्ली का अनाउंसमेंट किया गया कैपिटल का। और जो है कब अलग हुआ बिहार, तो 22 मार्च 1912 को। तो ये था पूरा आपका कहानी, बस इसको चटचटा दीजिए, बढ़िया से रगड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। बस इतना कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल आपका तैयार है। बचा इकोनॉमिक्स बिहार का और पॉलिटी, तो वो 1 पेज का है, तो वो भी 2 से 3 मिनट लगेगा उसको बनाने में, अच्छे से बना दूंगा, बस उसको पढ़ लेना है, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।